नमस्कार दोस्तों, क्विक बुक ज्ञान पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं वॉरेन बफेट एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किताब की, जिसे मैरी बफेट ने लिखा है। हमने इस पूरी किताब को 10 आसान और समझने योग्य अध्यायों में बांटा है, ताकि आप हर एक जरूरी सीख को अच्छे से समझ सकें। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि कोई भी अध्याय छूट गया तो बदलाव अधूरा रह जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप जिंदगी में आगे बढ़ो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम हर हफ्ते लेकर आते हैं वो ज्ञान जो आपको दूसरों से आगे बढ़ाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं किताब के 10 आसान और समझने योग्य अध्यायों को। अंत तक बने रहिए। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसने लाखों लोगों की सोच को बदल दिया है। किताब का नाम है वॉरेन बफेट और वित्तीय विवरणों की व्याख्या। अगर आप भी सोचते हैं कि शेयर बाजार में कैसे निवेश करें या कंपनी के वित्तीय दस्तावेजों को समझना आपके लिए कठिन है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या आपको पता है वॉरेन बफेट, जो दुनिया के सबसे बड़े निवेशकों में से एक माने जाते हैं, हर कंपनी का वित्तीय विवरण पढ़कर ही निवेश करते हैं? आज हम जानेंगे उनकी जैसी सोच कैसे विकसित करें। मनोज एक युवा इंजीनियर था जो मुंबई में एक मिड साइज कंपनी में काम करता था। उसकी जिंदगी बस नौकरी, ऑफिस की रूटीन और महीने के आखिर में तनख्वाह तक सीमित थी। लेकिन एक दिन मनोज के एक मित्र ने उसे शेयर बाजार के बारे में बताया। मनोज की आंखें खुल गई। क्या सच में कुछ कंपनियों में निवेश करके हम जल्दी अमीर बन सकते हैं? यह सवाल उसके दिमाग में गूंजने लगा। मनोज ने पहली बार एक कंपनी का वित्तीय विवरण देखा तो बस चकरा गया। लाखों आंकड़े, बैलेंस शीट, आय विवरण, नकदी प्रवाह रिपोर्ट, सब कुछ एक भाषा में लिखा था जिसे समझ पाना किसी पहेली से कम नहीं था। उसने कई यूट्यूब वीडियो देखे, पर हर जगह केवल इंग्लिश शब्दों का ढेर था। फिर उसने सुना इस किताब के बारे में, वॉरेन बफेट और वित्तीय विवरणों की व्याख्या। अध्याय 1, आय विवरण। दोस्तों, चलिए सबसे पहले बात करते हैं आय विवरण की। मनोज ने सीखा कि आय विवरण कंपनी की कमाई और खर्च का एक विस्तृत हिसाब होता है। हर महीने उसकी तनख्वाह आती थी। उसमें से वो किराया, खाना पीना, बिजली का बिल और अन्य खर्च निकालता था। जो बचता था वही असली मुनाफा था। ठीक वैसे ही कंपनी का आय विवरण हमें बताता है कि कंपनी ने पूरे साल में कितनी बिक्री की, उसके खर्च कितने थे और आखिर में कितना मुनाफा बचा। मनोज ने जाना कि बिक्री का आंकड़ा सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि ये दर्शाता है कि कंपनी की उत्पाद या सेवा कितनी मांग में है। अगर बिक्री लगातार बढ़ रही है तो समझना चाहिए कि कंपनी का कारोबार बढ़ रहा है। खर्च में मशीनरी की मरम्मत, कर्मचारी वेतन, कच्चा माल की लागत जैसी चीजें शामिल होती हैं। मनोज ने समझा कि अगर खर्च ज्यादा बढ़ा लेकिन बिक्री नहीं बढ़ी तो कंपनी का मुनाफा कम होगा। इसलिए आय विवरण को पढ़ते समय मनोज ध्यान देता था कि बिक्री और खर्च के बीच संतुलन कैसा है। उसने जाना कि सच्चा निवेशक वही होता है जो केवल मुनाफे को नहीं देखता, बल्कि ये समझता है कि मुनाफा कैसे आ रहा है। ये ज्ञान उसे समझने में मदद करता था कि कौन सी कंपनियां सचमुच में स्थिर और लाभप्रद है। अध्याय 2, बैलेंस शीट। दोस्तों, अब बात करते हैं बैलेंस शीट की। मनोज ने जाना कि बैलेंस शीट कंपनी की वित्तीय स्थिति की एक तस्वीर होती है जो एक खास समय पर तैयार की जाती है। इसमें 3 मुख्य हिस्से होते हैं: संपत्ति, देनदारियां और शेयरधारकों की पूंजी। मनोज ने इसे अपने घर के उदाहरण से समझा। उसके पास जो जमीन, फर्नीचर, कार, बैंक में जमा पैसा आदि होते हैं, वे उसकी संपत्ति होते हैं। वही अगर उसके ऊपर बैंक का लोन या किसी को देना लेना है तो वे उसकी देनदारियां मानी जाएंगी। और जो बचा हुआ पैसा उसने अपने मेहनत से जमा किया हो, वो उसकी पूंजी कहलाएगी। किताब में बताया गया कि संतुलन जरूरी है। संपत्ति हमेशा देनदारियों और पूंजी के बराबर होनी चाहिए। इससे पता चलता है कि कंपनी ने अपनी संपत्ति किस तरह से बनाई है
अपने खुद के पैसे से या उधार लेकर। मनोज ने समझा कि अगर एक कंपनी की संपत्ति तो बहुत है, लेकिन ज्यादा कर्ज में डूबी हुई है, तो वो जोखिम भरी स्थिति में है। वही अगर कंपनी की संपत्ति और पूंजी मजबूत है, तो वो दीर्घकालिक रूप से सफल हो सकती है। इस तरह से बैलेंस शीट पढ़कर मनोज ने जाना कि कंपनी की वित्तीय मजबूती और जोखिम को समझना कितना जरूरी है। यही समझदारी उसे सही निवेश निर्णय लेने में मदद करती थी। अध्याय 3, नकदी प्रवाह विवरण। दोस्तों, अब बात करते हैं नकदी प्रवाह विवरण की। मनोज ने समझा कि नकदी प्रवाह विवरण ये बताता है कि कंपनी के पास कितनी नकदी आ रही है और कितनी जा रही है। जैसे उसके घर में हर महीने तनख्वाह आती थी और वो उससे बिजली का बिल, किराया, खाने पीने का खर्च निकालता था, वैसे ही कंपनियों के पास भी नकदी आती है और जाती है। किताब में बताया गया कि नकदी प्रवाह विवरण 3 भागों में बंटा होता है: संचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह, निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह और वित्त पोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह। मनोज ने जाना कि संचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह ये बताता है कि कंपनी अपने मुख्य व्यापार से कितनी नकदी कमा रही है। जैसे चाय की दुकान अगर हर दिन चाय बेचकर पैसा कमा रही है, तो वो संचालन गतिविधि है। निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह में बताया गया कि कंपनी ने नए उपकरण खरीदे, जमीन खरीदी या नई फैक्ट्री बनाई। ये खर्च तो लंबी अवधि के लिए होता है, लेकिन नकदी पर असर पड़ता है। वित्त पोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह ये बताता है कि कंपनी ने कर्ज लिया या अपने शेयरधारकों को लाभांश दिया। मनोज ने समझा कि अगर कंपनी हमेशा कर्ज लेकर चलती है, तो वो खतरे में हो सकती है। मनोज ने यह भी जाना कि केवल मुनाफा दिखाना काफी नहीं है। असली ताकत तो नकदी की स्थिति में होती है। अगर कंपनी मुनाफा तो दिखा रही है, लेकिन नकदी नहीं बढ़ा रही, तो वो कंपनी सही निवेश के लायक नहीं। इसलिए नकदी प्रवाह विवरण को ध्यान से पढ़कर मनोज ये समझ पाता था कि कौन सी कंपनियां सचमुच मजबूत है और कौन सी सिर्फ दिखावे के लिए आंकड़े प्रस्तुत कर रही है। अध्याय 4, वित्तीय अनुपात। दोस्तों, अब बात करते हैं वित्तीय अनुपात की। मनोज ने जाना कि वित्तीय अनुपात किसी भी कंपनी की ताकत और कमजोरी को समझने का सबसे सरल तरीका है। किताब में बताया गया कि ये अनुपात कंपनी की प्रदर्शन का संक्षिप्त और प्रभावशाली विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहले उसने सीखा लाभप्रदता अनुपात, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। इसमें यह देखा जाता है कि कंपनी कितनी कुशलता से मुनाफा कमा रही है। जैसे यदि मनोज अपनी चाय की दुकान से हर महीने 50,000 रुपए का मुनाफा कमा रहा है, जबकि खर्च 30,000 रुपए है, तो ये अच्छा लाभप्रदता अनुपात कहलाएगा। फिर आया परिसंपत्ति अनुपात, एसेट रेशियोज। मनोज ने समझा कि ये अनुपात बताता है कि कंपनी अपनी संपत्ति का कितना अच्छा उपयोग कर रही है। जैसे उसके पास जो मशीनरी है, उसका उपयोग कितनी कुशलता से हो रहा है और वो उसे कितने मुनाफे में बदल पा रही है। इसके बाद उसने जाना देनदार अनुपात, डेट रेशियोज। किताब में बताया गया कि ये अनुपात ये दर्शाता है कि कंपनी पर कितना कर्ज है और वो उसे कितना अदा कर पा रही है। मनोज ने समझा कि अगर कंपनी का कर्ज बहुत ज्यादा है और आय कम है, तो वो जोखिम में है। जैसे अगर उसके घर पर कर्ज ज्यादा हो और आय कम, तो आर्थिक स्थिति संकट में होगी। मनोज ने समझा कि इन अनुपातों को एक साथ देखकर ही सही निर्णय लिया जा सकता है। केवल मुनाफा देखना या केवल कर्ज देखना पर्याप्त नहीं। सही निवेशक वही होता है जो इन सभी अनुपातों का गहराई से विश्लेषण करता है। इसलिए मनोज ने सीखा कि वित्तीय अनुपातों का सही उपयोग करके हम कंपनी की असली ताकत और भविष्य की संभावनाओं का सही आकलन कर सकते हैं। ये समझदारी उसे सही निवेश की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करती थी। अध्याय 5, वॉरेन बफेट का सबसे महत्वपूर्ण मंत्र। दोस्तों, अब हम बात करेंगे वॉरेन बफेट के सबसे महत्वपूर्ण मंत्र की। मनोज ने ये सबसे प्रेरणादायक पाठ किताब से सीखा। किताब में बताया गया कि वॉरेन बफेट हमेशा ऐसी कंपनियों में निवेश करते हैं जिनके व्यवसाय को वे खुद समझ सकें। मनोज ने इसे अपने जीवन के उदाहरण से समझा। जब वो पहली बार चाय की दुकान खोलने की सोच रहा था,
तो उसने केवल इसलिए नहीं खोला कि उसके दोस्त ने कहा अच्छा बिजनेस है। उसने खुद जाकर बाजार की स्थिति देखी, कच्चे माल की कीमतें समझी, ग्राहकों की पसंद को समझा और कितनी प्रतिस्पर्धा है ये भी जाना। इसी तरह वॉरेन बफेट भी वही कंपनियों में निवेश करते हैं जिनके काम करने का तरीका उन्हें समझ में आता है। किताब में यह भी बताया गया कि जटिल तकनीकी कंपनियों में निवेश करना ठीक नहीं है जब तक कि निवेशक खुद उसका संचालन पूरी तरह समझ न सके। जैसे मनोज ने कभी खुद इंजीनियरिंग मशीनरी का उत्पादन नहीं किया था, तो उसने इस क्षेत्र में निवेश करने से पहले गहराई से पढ़ाई और रिसर्च की। मनोज ने समझा कि वॉरेन बफेट का ये मंत्र, समझ में आने वाली चीजों में निवेश करो, उसकी निवेश यात्रा की नींव बन गया। ये उसे सही कंपनियों का चुनाव करने में मदद करता था। इसलिए दोस्तों, निवेश करते समय खुद को हमेशा ये सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं उस कंपनी के व्यवसाय को समझता हूं? क्या मैं जानता हूं कि ये कंपनी पैसे कैसे कमाती है? यदि जवाब है, तभी निवेश करें। यही सही निवेश का पहला कदम है। अध्याय 6, स्थिरता। दोस्तों, अब बात करते हैं स्थिरता की। मनोज ने किताब में जाना कि स्थिरता यानी कंपनी का लंबे समय तक लगातार अच्छा प्रदर्शन करना कितना महत्वपूर्ण है। किताब में बताया गया कि केवल 1 साल अच्छा मुनाफा दिखाने वाली कंपनी में निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है। मनोज ने इसे अपने जीवन से जोड़कर समझा। जैसे अगर उसका 1 साल में बहुत अच्छा वेतन बढ़ोतरी हो जाए, लेकिन अगले साल फिर घट जाए, तो ये स्थिर प्रगति नहीं कहलाएगी। ठीक वैसे ही निवेशक को ऐसी कंपनियां चुननी चाहिए जो साल दर साल अच्छे मुनाफे और कम जोखिम के साथ आगे बढ़ती है। किताब में उदाहरण दिया गया कि वॉरेन बफेट हमेशा उन कंपनियों में निवेश करते हैं जिन्होंने दशकों से स्थिर रूप से अच्छा प्रदर्शन किया हो। वो केवल एक अच्छे वर्ष के आंकड़े को देखकर निवेश नहीं करते, बल्कि सालों के वित्तीय आंकड़ों का अध्ययन करते हैं। मनोज ने सीखा कि स्थिरता की पहचान के लिए पिछले 5 से 10 साल के आय विवरण, बैलेंस शीट और नकदी प्रवाह विवरण का विश्लेषण करना जरूरी होता है। इससे पता चलता है कि कंपनी का व्यवसाय स्थायी है या केवल एक बार की चमक है। मनोज ने समझा कि स्थिरता का मतलब है निरंतरता और विश्वास। ऐसी कंपनियों में निवेश करना जो हर साल लाभ कमाती है और संकट की घड़ी में भी टिक जाती है, सही निवेशक की पहचान होती है। यही सोच उसे समझदार निवेशक बनाती थी। इसलिए दोस्तों, निवेश करते समय हमेशा स्थिरता की जांच करें ताकि आप लंबे समय तक सुरक्षित और लाभकारी निवेश का आनंद ले सकें। अध्याय 7, लाभांश नीति। दोस्तों, अब हम बात करेंगे लाभांश नीति की। मनोज ने किताब में जाना कि लाभांश नीति कंपनी की वित्तीय स्थिति और निवेशकों के प्रति उसकी जिम्मेदारी का एक महत्वपूर्ण पहलू होती है। किताब में बताया गया कि कंपनियां अपने मुनाफे का एक हिस्सा शेयरधारकों को लाभांश के रूप में देती है। मनोज ने इसे अपने जीवन के उदाहरण से समझा। जैसे उसके पिताजी अपनी मेहनत की कमाई से बच्चों को पॉकेट मनी देते हैं ताकि वे अपनी छोटी छोटी जरूरतें पूरी कर सकें, ठीक वैसे ही कंपनी भी अपने शेयरधारकों को मुनाफे में से एक हिस्सा लाभांश के रूप में देती है। ये शेयरधारकों के विश्वास को मजबूत करता है और उन्हें ये भरोसा देता है कि कंपनी सचमुच में मुनाफा कमा रही है। किताब में उदाहरण दिया गया कि वॉरेन बफेट ऐसी कंपनियों में निवेश करना पसंद करते हैं जो लगातार लाभांश देती है। इससे निवेशकों को निश्चित आय मिलती है और कंपनी की स्थिरता का पता चलता है। मनोज ने समझा कि यदि कोई कंपनी मुनाफा दिखाती है लेकिन कभी भी लाभांश नहीं देती, तो ये संदेह का विषय बन जाता है। हो सकता है कि कंपनी मुनाफा दिखाकर केवल अपनी छवि बना रही हो, लेकिन असली वित्तीय स्थिति कमजोर हो। इसलिए मनोज ने सीखा कि निवेश करते समय कंपनी की लाभांश नीति का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये न केवल निवेश की स्थिरता को दिखाता है, बल्कि निवेशकों के प्रति कंपनी की ईमानदारी और पारदर्शिता को भी दर्शाता है। दोस्तों, हमेशा याद रखिए, एक अच्छी लाभांश नीति वाली कंपनी लंबे समय तक आपके निवेश को सुरक्षित और लाभकारी बना सकती है। अध्याय 8, असली मूल्य। दोस्तों, अब बात करते हैं असली मूल्य की।
मनोज ने किताब में जाना कि असली मूल्य यानी इंट्रिंसिक वैल्यू वो वास्तविक कीमत होती है जो कंपनी के वित्तीय आंकड़ों पर आधारित होती है, न कि सिर्फ बाजार भाव पर। किताब में बताया गया कि शेयर बाजार में कभी कभी कंपनियों के शेयर की कीमतें बहुत ऊपर या नीचे चली जाती हैं, जो कि उनकी असली आर्थिक स्थिति से मेल नहीं खाती। वॉरेन बफेट हमेशा उस कीमत पर ध्यान देते हैं जो कंपनी का असली मूल्य दर्शाती है। मनोज ने इसे अपने घर की जमीन के उदाहरण से समझा। जैसे एक जमीन का असली मूल्य उसके लोकेशन, निर्माण क्षमता और बाजार दर से तय होता है, वैसे ही कंपनी का मूल्य उसके आय, संपत्ति और नकदी प्रवाह से तय होता है। अगर बाजार भाव उस असली मूल्य से कम है तो ये एक अच्छा निवेश मौका होता है। मनोज ने सीखा कि असली मूल्य निकालने के लिए कंपनी के पिछले वर्षों के वित्तीय आंकड़ों का विश्लेषण करना पड़ता है। उसमें से भविष्य की कमाई का अनुमान लगाकर उसे वर्तमान मूल्य में परिवर्तित किया जाता है। किताब में बताया गया कि वॉरेन बफेट इसी तरह से कंपनियों का मूल्यांकन करते हैं। मनोज ने समझा कि केवल मार्केट भाव पर ध्यान देकर निवेश करना बहुत जोखिम भरा हो सकता है। असली मूल्य पर ध्यान देकर ही सही और सुरक्षित निवेश निर्णय लिया जा सकता है। इसलिए दोस्तों, निवेश करते समय हमेशा ये ध्यान रखें कि कंपनी का असली मूल्य क्या है। इससे आप भी वॉरेन बफेट की तरह समझदारी से निवेश कर पाएंगे और लंबी अवधि में लाभ प्राप्त कर सकेंगे। अध्याय 9, गलतफहमी से बचें। दोस्तों, अब बात करते हैं गलतफहमी से बचने की। मनोज ने किताब में जाना कि निवेश करते समय सबसे बड़ी गलती होती है बिना गहराई से जानकारी लिए किसी कंपनी में निवेश करना। किताब में जोर दिया गया है कि केवल शेयर मार्केट की अटकलें लगाकर निवेश नहीं करना चाहिए। मनोज ने इसे अपने जीवन के उदाहरण से समझा। जैसे अगर वो बिना पूरी जानकारी के नया मोबाइल फोन खरीद लेता तो हो सकता है कि वो उसकी जरूरतों के हिसाब से न हो। ठीक वैसे ही निवेशक को कंपनी के बारे में पूरी जानकारी हासिल करनी चाहिए, उसके व्यवसाय का तरीका, मुनाफे की स्थिरता, कर्ज की स्थिति, नकदी प्रवाह आदि। किताब में बताया गया कि कई बार लोग केवल किसी कंपनी के चमकते हुए शेयर भाव या समाचार की वजह से निवेश कर बैठते हैं, जो कि बहुत बड़ी भूल होती है। वॉरेन बफेट की सलाह यही है कि हमेशा खुद से गहराई से सवाल करें, क्या मैं इस कंपनी का व्यवसाय समझता हूं? क्या इसका मुनाफा स्थिर है? क्या इसका नकदी प्रवाह अच्छा है? इत्यादि। मनोज ने सीखा कि सतही जानकारी से दूर रहना बहुत जरूरी है। कंपनी के वित्तीय दस्तावेज, उसके प्रबंधन की गुणवत्ता, बाजार में उसकी स्थिति आदि को समझना बेहद आवश्यक होता है। इसलिए दोस्तों, गलतफहमी से बचने के लिए हमेशा गहराई से रिसर्च करें, समझदारी से निर्णय लें और बिना सोचे समझे निवेश करने से बचें। यही तरीका है वॉरेन बफेट की तरह सफल निवेशक बनने का। अध्याय 10, धैर्य और अनुशासन। दोस्तों, अब बात करते हैं धैर्य और अनुशासन की। मनोज ने किताब में जाना कि वॉरेन बफेट की सफलता का सबसे बड़ा राज है लंबी अवधि का सोच और अनुशासन। किताब में बताया गया कि शेयर बाजार में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। कभी कभी शेयर भाव गिर जाते हैं तो कभी अचानक बढ़ जाते हैं, लेकिन सही निवेशक वही होता है जो बाजार के इन उतार चढ़ाव में प्रभावित नहीं होता। वो सोचता है कि उसने सही कंपनी में सही मूल्य पर निवेश किया है, इसलिए उसे समय देना चाहिए। मनोज ने इसे अपने जीवन से जोड़कर समझा। जैसे यदि उसने एक बार अच्छी चाय की दुकान लगाई है तो उसे हर दिन की कमाई देखकर निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे समय देना चाहिए ताकि दुकान धीरे धीरे मुनाफे में आ सके। किताब में उदाहरण दिया गया कि वॉरेन बफेट ने कई बार शेयर बाजार की मंदी में भी धैर्य नहीं खोया और सही कंपनियों में निवेश करना जारी रखा। उनका मानना है कि समय के साथ सही निवेश अपना फल जरूर देता है। मनोज ने सीखा कि अनुशासन का मतलब है अपने निवेश नियमों का पालन करना, बिना किसी अफवाह या भावनाओं के बहकाव में आए अपने तय किए हुए सिद्धांतों के अनुसार निवेश करना। इसलिए दोस्तों, निवेश करते समय हमेशा याद रखिए, धैर्य और अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। सही कंपनियों में सही समय पर निवेश करें
समय दें और अनुशासन के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। यही तरीका है आर्थिक स्वतंत्रता और समृद्धि की ओर कदम बढ़ाने का। दोस्तों, मनोज की कहानी से हमें यही सीखने को मिला कि वित्तीय समझ केवल बड़ी कंपनियों या विशेषज्ञों की बात नहीं है। अगर हम सही सोच अपनाएं, वित्तीय विवरणों को ध्यान से पढ़ें और धैर्य से निवेश करें, तो हमारी आर्थिक स्वतंत्रता का सपना साकार हो सकता है। वॉरेन बफेट की तरह सोचिए, सरल तरीके से समझिए और अनुशासन से निवेश कीजिए। याद रखिए, सही ज्ञान प्लस धैर्य आर्थिक सफलता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपको ऐसे ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।